सिक्किम में एसकेएम और अरुणाचल में बीजेपी की सरकार। अरुणाचल में 10 विधायक निर्विरोध जीते। दोनों राज्यों में कांग्रेस का नहीं खुला खाता। 4 जून को सुबह 8 बजे से शुरू होगी मतों की गिनती। चुनाव आयोग ने अधिकारियों को जारी की हैंडबुक। आज पीएम मोदी करेंगे 7 बैठकें। हीट वेव, चक्रवात और पर्यावरण दिवस समेत कई मुद्दों पर होगी चर्चा। केजरीवाल आज तिहाड़ में करेंगे सरेंडर। पहले जाएंगे राजघाट के हनुमान मंदिर। केजरीवाल 21 दिन जमानत के लिए सुप्रीम कोर्ट का उन्होंने आभार जताया। दिल्ली में पानी की किल्लत बरकरार। जल बोर्ड के टैंकर पर चढ़ते दिखे लोग। कई लोगों में हुई हाथापाई। और दिल्ली, राजस्थान सहित 27 राज्यों में आज बारिश की संभावना। 40 से 50 किलोमीटर की रफ्तार से चलेंगी हवाएं। यूपी, छत्तीसगढ़ में तापमान 3 से 4 डिग्री गिरा। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। नमस्कार, देश की बात में आपका स्वागत है। मैं हूं मनोज मानस और अब खबरें विस्तार से। दिल्ली से अहम खबर सामने आ रही है। पीएम मोदी आज करेंगे 7 बैठकें। आपको बता दें, हीट वेव, चक्रवात पर होगी चर्चा। इसके अलावा पर्यावरण दिवस समेत कई मुद्दों पर अहम चर्चा होने की बात सामने आई है। आला अधिकारियों को इस दौरान जरूरी दिशा निर्देश प्रधानमंत्री के द्वारा दिया जाएगा। आपको बता दें, प्रधानमंत्री की यह बैठक काफी महत्वपूर्ण मानी जा रही है। तो हीट वेव, चक्रवात को लेकर प्रधानमंत्री बैठक करेंगे। पर्यावरण दिवस समेत कई मुद्दों पर प्रधानमंत्री चर्चा करेंगे। इस वक्त की अहम खबर दिल्ली से अपने दर्शकों को दिखाना। आला अधिकारियों को प्रधानमंत्री आवश्यक दिशा निर्देश देंगे। दिल्ली से इस वक्त की अहम खबर। पीएम मोदी आज करेंगे 7 अलग अलग बैठकें। हीट वेव, चक्रवात पर अहम चर्चा हो सकती है। इसके अलावा पर्यावरण दिवस समेत कई मुद्दों पर प्रधानमंत्री चर्चा करेंगे। इस वक्त ये बड़ी खबर अपने दर्शकों को दिखाना। आला अधिकारियों को देंगे जरूरी दिशा निर्देश। तो दिल्ली से इस वक्त की अहम खबर। प्रधानमंत्री आज अलग अलग 7 बैठकें करेंगे। 7 बैठकों में शामिल होंगे। आपको बता दें, पर्यावरण दिवस समेत कई मुद्दों पर इन बैठकों में चर्चा होगी। आला अधिकारियों को आवश्यक दिशा निर्देश देंगे। आपको बता दें, सभी प्रमुख अधिकारी इसमें शामिल होंगे। दिल्ली से इस वक्त की बड़ी खबर। पीएम मोदी आज 7 बैठकें करेंगे। हीट वेव, चक्रवात पर प्रधानमंत्री चर्चा करेंगे। इसके अलावा पर्यावरण दिवस समेत कई मुद्दों पर अहम चर्चा प्रधानमंत्री के द्वारा की जाएगी। इस वक्त की ये बड़ी खबर दिल्ली से अपने दर्शकों को दिखा रहे हैं। और इस बीच सीधा आपको दिल्ली लिए चलते हैं, जहां दिल्ली के आपको बता दें, मुख्यमंत्री केजरीवाल गिरफ्तारी से पहले राजघाट पहुंच रहे हैं और राजघाट स्थित हनुमान मंदिर में भी वो दर्शन करेंगे। आपको बता दें, राजघाट से ये सीधी तस्वीरें अपने दर्शकों को दिखा रहे हैं। मुख्यमंत्री केजरीवाल अपनी गिरफ्तारी से पहले राजघाट पहुंच रहे हैं। ये सीधी तस्वीरें अपने दर्शकों को दिखा रहे हैं दिल्ली से। दिल्ली के मुख्यमंत्री केजरीवाल राजघाट पहुंचे हैं। आज केजरीवाल को सरेंडर करना है। आपको बता दें, 21 दिन की जमानत पर केजरीवाल बाहर चल रहे थे। सुप्रीम कोर्ट ने चुनाव प्रचार के लिए 21 दिन की मोहलत उनको जमानत के तौर पर दी थी। तो दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल राजघाट पहुंचे हैं। तो जमानत पर चल रहे दिल्ली के सीएम केजरीवाल आज सरेंडर करेंगे। 21 दिन की जमानत उनको मिली थी सुप्रीम कोर्ट के द्वारा और आज वो समय सीमा पूरी हो चुकी है। और गिरफ्तारी से पहले राजघाट पहुंचे हैं दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल। केजरीवाल ने अपनी जमानत को बढ़ाने के लिए सुप्रीम कोर्ट में अर्जी भी दी थी। हालांकि उस पर तत्काल सुनवाई करने से सुप्रीम कोर्ट ने मना कर दिया और जिसके बाद आज अरविंद केजरीवाल सरेंडर करेंगे। और सरेंडर करने से पहले केजरीवाल राजघाट पहुंचे हैं। तमाम आम आदमी पार्टी के नेता इस दौरान उनके साथ मौजूद रहे। पत्नी सुनीता केजरीवाल भी साथ में मौजूद रही। सीधी तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। राजघाट पहुंचे हैं दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल।
आम आदमी पार्टी के तमाम नेता इस दौरान केजरीवाल के साथ मौजूद रहे। पत्नी सुनीता केजरीवाल भी मौजूद रही। आपको बता दें आतिशी मार्लेना और अन्य कई नेता इस दौरान केजरीवाल के साथ मौजूद रहे हैं। थोड़ी ही देर में तिहाड़ जेल में सरेंडर करेंगे मुख्यमंत्री केजरीवाल। और राजघाट से अब कनॉट पैलेस के लिए निकले हैं केजरीवाल। ये सीधी तस्वीरें अपने दर्शकों को दिखा रहे हैं। थोड़ी देर में तिहाड़ जेल में करेंगे सरेंडर। राजघाट से अब कनॉट पैलेस के लिए केजरीवाल रवाना हुए हैं। कई आम आदमी पार्टी के नेता भी साथ में मौजूद हैं। आप साफ तौर से देख पा रहे हैं पत्नी सुनीता केजरीवाल भी साथ में मौजूद हैं। तो सरेंडर करने से पहले राजघाट पहुंचे हैं केजरीवाल और राजघाट से वापसी कर अब कनॉट पैलेस के लिए निकले हैं केजरीवाल। थोड़ी ही देर में वो तिहाड़ जेल में सरेंडर करेंगे। इस वक्त की ये अहम खबर, सीधी तस्वीरें अपने दर्शकों को दिखा रहे हैं। बड़ी संख्या में आम आदमी पार्टी के नेता इस दौरान मौजूद हैं। सरेंडर करने से पहले केजरीवाल राजघाट पहुंचे हैं और वहां से पैदल ही कनॉट पैलेस के लिए निकले हैं केजरीवाल। इस दौरान आम आदमी पार्टी के कई नेता मौजूद हैं। सुनीता केजरीवाल भी, उनकी पत्नी साथ में मौजूद हैं। तो 21 दिन की जमानत पर चल रहे थे केजरीवाल। सुप्रीम कोर्ट के द्वारा उनको राहत दी गई थी। 21 दिन की जमानत में 21 दिन की राहत उनको दी गई थी। चुनाव प्रचार के लिए 21 दिन की उनको जमानत मिली थी और आज वो समय सीमा पूरी हो गई है। आज केजरीवाल तिहाड़ जेल में सरेंडर करेंगे और उससे पहले ये सीधी तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। केजरीवाल गिरफ्तारी से पहले राजघाट पहुंचे हैं और वहां से सीधा कनॉट पैलेस के लिए निकले हैं। अब रुक करते हैं अगली खबर का। दिल्ली से अगली खबर, जहां एग्जिट पोल पर राहुल गांधी का बयान सामने आया है। एग्जिट पोल पर राहुल गांधी ने बड़ी बात कही है। यह एग्जिट पोल नहीं, ये मोदी मीडिया का पोल है। इंडिया गठबंधन की 295 सीटें आ रही हैं। राहुल गांधी ने एग्जिट पोल पर निशाना साधा है। उन्होंने कहा यह एग्जिट पोल नहीं, इंडिया गठबंधन को 295 सीटें मिलने का उन्होंने दावा किया। दिल्ली से इस वक्त की अहम खबर, एग्जिट पोल पर राहुल गांधी ने बयान दिया है। एग्जिट पोल पर राहुल गांधी ने बड़ी बात कही है। उन्होंने कहा यह एग्जिट पोल नहीं, ये मोदी मीडिया का पोल है और इंडिया गठबंधन 295 सीटें जीतने जा रहा है। राहुल गांधी के द्वारा यह दावा किया गया कि इंडिया गठबंधन 295 सीटें जीतकर सरकार बनाएगी। तो एग्जिट पोल पर राहुल गांधी ने बड़ी बात कही है। आपको बता दें कई कांग्रेसी नेताओं ने एग्जिट पोल पर सवाल उठाए थे और अब राहुल गांधी का भी बयान एग्जिट पोल पर आ गया। उन्होंने कहा ये एग्जिट पोल नहीं, ये मोदी मीडिया का पोल है और एग्जिट पोल को वो सिरे से नकारते हैं। 295 सीटें इंडी गठबंधन लेकर आएगी। नाम मोदी मीडिया पोल है, ये मोदी जी का पोल है, फैंटेसी पोल है। कितनी सीटें आ रही हैं आपके हिसाब से? सरकार बन रही है। सिद्धू मूसेवाला का सॉन्ग सुना आपने? 295 मोदी पोल। इसका नाम एग्जिट पोल नहीं है ब्रदर, इसका नाम एग्जिट पोल नहीं है, मोदी पोल। तो एग्जिट पोल पर साफ तौर से निशाना साधा राहुल गांधी ने। उन्होंने कहा कि एग्जिट पोल नहीं, मोदी पोल है। अब रुक करते हैं अगली खबर का। लखनऊ से अगली खबर, जहां लोकसभा चुनाव की मतगणना 4 जून को होगी। रमाबाई रैली स्थल पर सुबह 7 बजे से ये मतगणना होगी। स्ट्रांग रूम में भारी सुरक्षा के बीच रखी गई है ईवीएम। स्ट्रांग रूम की सीसीटीवी कैमरों से लगातार निगरानी भी की जा रही है। काउंटिंग को लेकर डीएम ने सुरक्षा व्यवस्था को देखा है, जांचा परखा है। रमाबाई रैली स्थल पर गर्मी से बचाव के इंतजाम किए गए हैं। समाजवादी पार्टी के लोग रमाबाई रैली स्थल पर मौजूद हैं। सपाई चुनाव के बाद से लगातार स्ट्रांग रूम की निगरानी कर रहे हैं। तो लखनऊ से अहम खबर आपको दिखा रहे हैं। लोकसभा चुनाव की मतगणना 4 जून को होगी। रमाबाई रैली स्थल पर सुबह 7 बजे से मतगणना की शुरुआत होगी। आपको बता दें स्ट्रांग रूम में भारी सुरक्षा के बीच ईवीएम रखी गई हैं। स्ट्रांग रूम की सीसीटीवी कैमरों से लगातार निगरानी भी की जा रही है। काउंटिंग को लेकर डीएम ने सुरक्षा व्यवस्थाओं को परखा है। आपको बता दें 4 जून को काउंटिंग होगी। रमाबाई रैली स्थल पर गर्मी से बचाव के भी खासा इंतजाम किए गए हैं। समाजवादी पार्टी के लोग रमाबाई रैली स्थल पर मौजूद हैं। और संदीप मिश्रा हमारे संवाददाता ज्यादा जानकारी के लिए लाइव हमारे साथ लखनऊ से जुड़ गए हैं। संदीप, 4 जून को
मतगणना होनी है और इसको लेकर डीएम ने जायजा लिया है। सुरक्षा व्यवस्था के अलावा तमाम इंतजाम जो होने चाहिए मतगणना को लेकर वो किए गए हैं। क्या कुछ अहम अपडेट है? देखिए मनोज, बिल्कुल निश्चित तौर पे जिस तरीके से लखनऊ में जो मतदान है वो 20 तारीख को हो चुका है। 20 मई को यहाँ पर वोट पड़ चुके हैं। 5वें चरण में लखनऊ की वोटिंग थी। इसके बाद से जो ईवीएम में जो सबकी किस्मत जो कैद हुई है उसे रामाबाई मैदान भिजवा दिया गया है। वहाँ पर सभी की ईवीएम की जो ईवीएम है वो सारे रखे गए। लेकिन कहीं ना कहीं जो विपक्षी पार्टी है उनको संशय लगा हुआ, उनको लगता है ऐसा कि कहीं ईवीएम में उलटफेर न कर दिया जाए। इसको लेकर के लगातार उस दिन से आज तक जो है लगातार वहाँ पर डेरा डाले हुए हैं, वहीं पर उनका जो है रुक रहे हैं। एक ना एक आदमी की वहां पर ड्यूटी लगाई जा रही है। जिस तरीके से इंडिया गठबंधन के अंतर्गत ये सीट है और ऐसे में अब ये मानना हो जा रहा है कि जिस तरीके से अपने ईवीएम की सुरक्षा स्वयं करते हुए नजर आ रहे हैं, इसके साथ साथ डीएम ने लगातार वहां पर निरीक्षण किया है, वहां की तहकीकात की है कि किसी प्रकार से, क्योंकि हीटवे चल रहा है, हीटवे की वजह से कहीं ना कहीं कोई हमारा कर्मचारी जो है काउंटिंग के समय ऐसा बीमार न पड़े, कोई ऐसी बात ना हो। तो उसको लेकर के ये इस बात जो है सीसीटीवी लगाए गए हैं, कैमरे लगाए गए, इसके साथ वहाँ पे आसपास कूलर लगाए गए हैं और सबसे महत्वपूर्ण चीज़ें हैं, कुछ जगहों पर एसी लगाई गई हैं जहाँ पर जो काउंटिंग होनी है, यानी किसी प्रकार से वहाँ पे कमरे की जो माहौल हो बिल्कुल ठंडा हो, शांत हो, उसको लेकर के तरह तरह की व्यवस्थाएं जो की गई। इसके साथ साथ प्रत्याशी जो आएंगे, वहाँ पर जो प्रत्याशियों के सहयोगी आएंगे काउंटिंग के देखने के लिए, वहाँ पर भी बाहर जो है टेंट की व्यवस्था की गई है। मीडिया के लिए भी अलग से टेंट लगाया जाएगा, जिसके लेकर के वहां पर मीडिया एक जगह कवरेज करती हुई नजर आएगी। इसके साथ अगर हम बात करते हैं तो इस बार रामाबाई मैदान में काउंटिंग होनी है और यहाँ लखनऊ से 2 प्रत्याशी हैं, जो दो लोकसभा सीटें हैं, जहां पर एक तरफ राजनाथ सिंह खड़े हुए हैं तो दूसरी तरफ अगर बात करें भारतीय जनता पार्टी से कौशल किशोर खड़े हुए नजर आ रहे हैं। तो सबसे महत्वपूर्ण सीटें हैं लखनऊ की, क्योंकि कई सालों से अगर बात करें तो लखनऊ की सीट अब तक जो है भारतीय जनता पार्टी के हाथ में रही है। तो ये भी बड़ा प्रश्न चिन्ह है। इसके साथ ही साथ डीएम की निगरानी में हर चीज जो है वहां तहकीकात मनोज की जा रही है। संदीप, जैसा कि आपने बताया तमाम पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। हीट वेव की जहां तक बात संदीप हो रही है, लगातार हीट वेव की वजह से मौतों का आंकड़ा भी उत्तर प्रदेश में सामने आ रहा है। ऐसे में मतगणना स्थल पर स्टैंड बाई में कर्मचारियों को रखा गया है कि किसी कर्मचारी की अगर स्वास्थ्य को लेकर किसी तरह की कोई दिक्कत हो, और स्वास्थ्य से संबंधित वहां कैसी व्यवस्थाएं की गई? देखिए मनोज, सबसे पहले हम आपको बता दें कि जिस तरीके से हीटवे को लेकर के जिला प्रशासन पहले से ही सख्त है और लगातार इस कई नए नियम जो है, निर्देश जो है वो डीएम की तरफ से जारी किए जा रहे हैं। सूर्यपाल गंगवार ने आज ही एक निर्देश जारी किया है कि जो भी मंडियां होंगी वो 12 से 4 बजे तक बंद रहेंगी। साफ तौर पर हीटवे को लेकर के उन्होंने बयान दिया। इसके साथ लगातार वो निरीक्षण कर रहे हैं। जब से 20 तारीख को यहाँ पे मतदान हो चुके हैं, मतदान के बाद काउंटिंग के लिए जो ईवीएम की मशीनें हैं वो यहाँ पर रखी हुई हैं। लेकिन महत्वपूर्ण है कि काउंटिंग जिस समय होनी है, जहां पर होनी है, वहां पर पहले से ही व्यवस्था कर रखी है कि किसी प्रकार से गर्मी हमारे कर्मचारी अधिकारियों को ना लगे। यानी कि जो एसी हैं वो लगाए गए, कूलर लगाए गए हैं आसपास जो है, और उसके साथ ही साथ में बहुत सी ऐसी जगह हैं जहां पर जो है टेंट लगा दिया गया है, जिससे कि जो आम लोग आएंगे, जो प्रत्याशी के साथ में लोग आएंगे, वो भी वहां पर खड़े हो सकते हैं, रुक सकते हैं। तो प्रशासन की तरफ से जो व्यवस्थाएं हैं उनको जो है वो धरातल पे उतारा जा रहा है। जी निश्चित रूप से संदीप, से तमाम जानकारी के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। तो आपको बता दें कि तमाम इंतजाम किए गए हैं। मतगणना से पहले जो वहां के इंतजाम थे उसको डीएम ने जांचा परखा है। सुरक्षा, स्वास्थ्य और तमाम व्यवस्थाओं को लेकर डीएम ने वहां की व्यवस्था जांची परखी। स्ट्रांग रूम में भारी सुरक्षा के बीच ईवीएम को रखा गया है। इस दौरान समाजवादी पार्टी के द्वारा लगातार निगरानी भी की जा रही है। अब रुक करेंगे अगली खबर का। 1 जून को मतदान के बाद से ही बलिया तिखमपुर स्थित नवीन मंडी मतगणना स्थल के बाहर इंडिया गठबंधन के नेता एवं समर्थक ईवीएम की निगरानी में लगे हुए हैं। हालांकि मतगणना स्थल के भीतर स्ट्रांग रूम में रखे ईवीएम की सुरक्षा एजेंसियों के हाथ में है, लेकिन सपा के समर्थकों को सरकारी सिस्टम पर भरोसा नहीं है। सपा नेता वीरबल राम का कहना है कि मतदान के बाद जैसे ही सारे ईवीएम मशीन मतगणना परिसर में पहुंची, तभी से सपा के नेता ईवीएम की निगरानी कर रहे हैं। ये निगरानी मतगणना समाप्त होने तक जारी रहेगी। वीरबल राम ने आरोप लगाया कि भाजपा ईवीएम के साथ कभी भी खिलवाड़ कर सकती है, लिहाजा निगरानी जरूरी है।
बलिया के नवीन मंडी पर यहाँ हम लोग निगरानी कर रहे हैं ईवीएम मशीन का। कल वोट हुआ और वोट होने के बाद ईवीएम मशीन यहाँ आई है। अभी हमारे साथ समाजवादी सैनिक प्रकोष्ठ के लोग हैं, ये सेना से रिटायर हैं लोग, ये जवान हैं लोग। ये लोग भी रात से लगे हुए हैं कि मशीन में कोई छेड़छाड़ ना हो जाए, मशीन के साथ कोई सी घटना न घट जाए जिससे हम लोगों का नुकसान हो जाए और सरकार हम लोग के साथ छल न कर पाए, इसलिए हम लोग निगरानी कर रहे हैं। तो ये निगरानी कब तक जारी रहेगी? ये जब तक काउंटिंग नहीं हो जाएगा तब तक हम लोग मुस्तैदी से निगरानी करते रहेंगे। तो देश की बात में वक्त एक ब्रेक का, जल्द हाजिर होंगे। ब्रेक के बाद देश की बात में एक बार फिर से आपका स्वागत है। अब रुक करेंगे अगली खबर का। कन्नौज से अहम खबर सामने आ रही है। मतगणना को लेकर पुलिस महकमा हाई अलर्ट पर है। मतगणना के दिन 2 किलोमीटर तक नहीं लगेगी भीड़, क्रॉसिंग और पूर्वी बाईपास से नहीं होगी आमजन की एंट्री। इमरजेंसी वाहनों को छोड़ बाकी वाहनों की एंट्री रहेगी बंद। एसपी अमित कुमार ने मतगणना को लेकर दिए हैं आवश्यक दिशा निर्देश। वो बोले कि शांतिपूर्वक संपन्न होगी मतगणना। अमित कुमार के द्वारा ये बात कही गई है। आपको बता दें कि वार्टी को भीड़ जमा न होने को सौंपी गई है जिम्मेदारी। गड़बड़ी करने वालों पर सख्त कार्रवाई की बात कही है एसपी ने। पुलिस ऑफिस में एसपी अमित कुमार आनंद ने प्रेस वार्ता की है। प्रेस वार्ता कर मतदान की तैयारियों को लेकर जानकारी दी है। पार्टियों के टकराव की आशंका के चलते हाई अलर्ट पर पुलिस को रखा गया है। गड़बड़ी करने वालों पर सख्त कार्रवाई की जाएगी, एसपी ने यह बात कही। 4 जून को मतगणना है, जिसके दृष्टिगत जनपद कन्नौज में प्रॉपर तैयारियां की गई है। पर्याप्त पुलिस बल लगाए गए। जितने भी हमारे इम्पोर्टेंट चौराहे हैं और इम्पोर्टेंट जगह वहाँ पे हम लोगों ने बैरियर्स लगाए। काउंटिंग स्थल से लगभग 1 से 2 किलोमीटर की रेंज में विभिन्न जगहों पे हम लोग पर्याप्त बैरियर्स लगा के वहाँ पे फोर्स का डिप्लॉयमेंट किया है। इसमें हम लोगों ने इस तरह से डिप्लॉयमेंट किया कि कहीं पे भी भीड़ को इकट्ठा ना होने दी जाए। अगर कहीं भीड़ इकट्ठा होती है तो उसके विरुद्ध आवश्यक कार्रवाई की जाएगी। साथ ही हमारी सोशल मीडिया पे भी मॉनिटरिंग रहेगी। कहीं पर भी कोई व्यक्ति अगर कोई भ्रामक खबर या अफवाह फैलाता है तो उसके विरुद्ध भी कठोरतम कार्रवाई की जाएगी। अब रुक करेंगे अगली खबर का। लखनऊ से अगली खबर है, जहां डिपार्टमेंटल स्टोर मार्ट में चोरी हुई है। आपको बता दें बीबीएम मार्ट में चोरों ने घटना को अंजाम दिया है। रात 3 बजे शीशा तोड़कर मार्ट के अंदर घुसे चोर। चोरी की वारदात सीसीटीवी कैमरे में कैद हुई है। अपार्टमेंट के अंदर बने मार्ट में चोरी से सुरक्षा पर सवाल उठने लगे हैं। सूचना पर मौके पर पहुंची पुलिस सीसीटीवी फुटेज के आधार पर जांच करने में जुटी हुई है। अपार्टमेंट के बेसमेंट में मार्ट में हुई चोरी की यह वारदात। तो यह अहम खबर आपको दिखा रहे हैं। सीसीटीवी फुटेज के आधार पर पुलिस जांच में जुटी हुई है। अपार्टमेंट के बेसमेंट में मार्ट में यह चोरी हुई है। तो लखनऊ से अहम खबर है, डिपार्टमेंटल स्टोर मार्ट में चोरी की यह घटना सामने आई है। सीसीटीवी कैमरे में कैद हुई है घटना। बीबीएम मार्ट में यह चोरी की घटना सामने आई है। रात 3 बजे शीशा तोड़कर मार्ट के अंदर घुसे चोर। चोरी की वारदात से सुरक्षा पर अब सवाल उठने लगे हैं। अपार्टमेंट के अंदर बने मार्ट में चोरी से सुरक्षा पर अब सवाल उठने लगे हैं। तो ये सीधी तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं डिपार्टमेंटल स्टोर में। अब रुक करते हैं अगली खबर का। बहराइच से अगली खबर है, जहां संदिग्ध परिस्थितियों में युवती ने आत्महत्या की है। फांसी का फंदा लगाकर आत्महत्या की है। पुलिस ने लाश कब्जे में लेकर कार्रवाई शुरू की है। जांच पड़ताल के लिए पुलिस और फॉरेंसिक टीम पहुंची है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद मुकदमा होगा दर्ज। पायाकपुर थाना क्षेत्र के अमीनपुर सचोली का यह है पूरा मामला। तो पुलिस ने 100 कब्जे में लेकर कार्रवाई शुरू कर दी है। जांच पड़ताल के लिए बुलाई गई फॉरेंसिक टीम। इस वक्त की अहम खबर आपको बहराइच से दिखा रहे हैं, जहां पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद मुकदमा दर्ज होने की बात सामने आई है। पायाकपुर थाना क्षेत्र के अमीनपुर सचोली का ये पूरा मामला बताया जा रहा है। तो बहराइच से यह अहम खबर, संदिग्ध परिस्थितियों में युवती ने आत्महत्या की है।
फांसी का फंदा लगाकर आत्महत्या की है। पुलिस ने लाश, आपको बता दें, पुलिस ने 100 कब्जे में लेकर कार्रवाई शुरू की है। जांच पड़ताल के लिए बुलाई गई फॉरेंसिक टीम। पुलिस ने 100 कब्जे में लेकर कार्रवाई शुरू की है। जांच पड़ताल के लिए बुलाई गई फॉरेंसिक टीम। इस अब रुक करेंगे अगली खबर का। बरेली से अगली अहम खबर सामने आ रही, जहां गन्ने के खेत में मिला युवक का शव। आपको बता दें, कल से लापता था ये युवक। मृतक आकाश का आज शव मिला है। चोट के निशान भी मिले हैं। हत्या कर शव फेंके जाने की आशंका है। स्थानीय लोगों की सूचना पर मौके पर पहुंची पुलिस शव कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेजा है। बहेड़ी थाना क्षेत्र के सैदपुर गांव की ये पूरी घटना है। तो चोट के निशान से हत्या की आशंका जताई जा रही है। स्थानीय लोगों की सूचना पर मौके पर पुलिस पहुंची है। सैदपुर गांव की ये पूरी घटना है। चोट के निशान से हत्या कर शव फेंके जाने की आशंका जताई गई है। आपको बता दें, स्थानीय लोगों की सूचना पर मौके पर पुलिस पहुंची है। शव कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया है। तो इस वक्त ये अहम खबर, बहेड़ी थाना क्षेत्र के सैदपुर गांव की ये पूरी घटना है। गन्ने के खेत में मिला युवक का शव। बरेली से ये अहम खबर, कल से लापता था युवक। मृतक आकाश का आज शव मिला है। चोट के निशान भी मिले हैं, जिससे हत्या की आशंका जताई जा रही है। स्थानीय लोगों की सूचना पर मौके पर पुलिस पहुंची है। अगली अहम खबर कौशाम्बी से, जहां हावड़ा रेल मार्ग पर टला है बड़ा हादसा। आपको बता दें, डाउन लाइन पर मालगाड़ी हुई डिरेल। कनवार स्टेशन के पास पटरी से उतरी मालगाड़ी। सूचना पर मौके पर पहुंचे रेलवे के आला अधिकारी। कौशाम्बी फतेहपुर बॉर्डर का ये पूरा मामला है। तो कौशाम्बी से अहम खबर, डाउन लाइन पर मालगाड़ी डिरेल हुई है और बड़ा हादसा टल गया है। कनवार स्टेशन के पास पटरी से उतरी है मालगाड़ी। इस वक्त की अहम खबर कौशाम्बी से आपको दिखा रहे। सूचना पर पहुंचे रेलवे के आला अधिकारी। कौशाम्बी फतेहपुर बॉर्डर का ये पूरा मामला बताया जा रहा है। इस वक्त की अहम खबर कौशाम्बी से आपको दिखा रहे हैं। हावड़ा रेल मार्ग पर बड़ा हादसा टल गया है। डाउन लाइन पर मालगाड़ी डिरेल हुई है। कनवार स्टेशन के पास पटरी से उतरी है मालगाड़ी। इस वक्त की अहम खबर, सूचना पर मौके पर पहुंचे हैं रेलवे के आला अधिकारी। डाउन लाइन पर मालगाड़ी डिरेल हुई है। तो सूचना पर रेलवे के आला अधिकारी मौके पर पहुंचे हैं। इस वक्त की अहम खबर कौशाम्बी से आपको दिखा रहे हैं। कौशाम्बी फतेहपुर बॉर्डर का यह पूरा मामला है। हावड़ा रेल मार्ग पर यह बड़ा हादसा टला है। डाउन लाइन पर मालगाड़ी डिरेल हुई है। इस वक्त की अहम खबर, कनवार स्टेशन के पास पटरी से उतरी है मालगाड़ी। अब बढ़ेंगे अगली खबर की ओर। सिद्धार्थनगर से अगली खबर है, जहां जमीनी विवाद में दो पक्षों में जमकर मारपीट हुई है। मारपीट के दौरान जमकर लाठी डंडे भी चले हैं। मौके पर लोटन कोतवाल के साथ पुलिस बल मौजूद रहा। लोटन कोतवाली के महदैया की यह पूरी घटना है, जहां दो पक्षों में जमकर लाठी डंडे चले हैं। लोटन कोतवाली के महदैया की यह पूरी घटना है। खबर सिद्धार्थनगर से है, जहां जमीनी विवाद में दो पक्षों में जमकर मारपीट हुई है। आपको बता दें, दोनों पक्षों में मारपीट के दौरान जमकर लाठी डंडे भी चले हैं। मौके पर लोटन कोतवाल के साथ पुलिस बल मौजूद रहा। लोटन कोतवाली के महदैया गांव का है पूरा मामला। इस वक्त की अहम खबर सिद्धार्थनगर से आपको दिखा रहे हैं। जमीनी विवाद में दो पक्षों में जमकर लाठी डंडे चले हैं। आपको बता दें, मारपीट के दौरान जमकर लाठी डंडे चले हैं। मौके पर लोटन कोतवाल के साथ पुलिस बल मौजूद है। लोटन कोतवाली के महदैया की ये पूरी घटना है। तो सिद्धार्थनगर से अहम खबर, सिद्धार्थनगर में जमीनी विवाद में दो पक्षों में जमकर मारपीट हुई है और मारपीट के दौरान लाठी डंडे भी चले हैं।
लोटन कोतवाली के महदैया गांव की ये पूरी घटना है। तो खबरों में वक्त एक और ब्रेक का है, जल्द हाजिर होंगे। ब्रेक के बाद देश की बात में एक बार फिर से आपका स्वागत है। अब रुक करेंगे अगली खबर का। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने रविवार को शहीद अशफाकुल्ला खां प्राणी उद्यान का भ्रमण एवं निरीक्षण किया। इस दौरान उन्होंने चिड़ियाघर में करीब एक सप्ताह पूर्व इटावा लाइन सफारी से लाए गए बब्बर शेर, 5 साल के भरत और शेरनी 7 साल की गौरी को भी देखा। अब रुक करेंगे अगली खबर का बिजनौर से। अगली खबर है जहां लोकसभा चुनाव के नतीजे आने में अब सिर्फ 2 दिन बचे हैं, जिसके चलते मतगणना की तैयारियां जोरों पर हैं। बिजनौर जिले की दोनों लोकसभा बिजनौर और नगीना की मतगणना बिजनौर के नजीबाबाद रोड स्थित सेंट्रल वेयर हाउस में होगी, जहां पर करीब 1,500 कर्मचारियों को लगाया गया है। इसके लिए 10 हॉल चिन्हित किए गए हैं। इनमें 8 में ईवीएम और 2 हॉल में पोस्टल बैलेट की गिनती की जाएगी। हर काउंटिंग रूम में 14 टेबल लगाए गए हैं। दरअसल बिजनौर जिले की दोनों लोकसभा सीट नगीना सुरक्षित और बिजनौर में पहले चरण में 19 अप्रैल को वोट डाले गए थे, जबकि काउंटिंग 4 जून को होनी है। काउंटिंग के लिए आपको बता दें, पुलिस प्रशासन के अफसरों ने तैयारियां तेज कर दी हैं। सुरक्षा के भी पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। बिजनौर के नजीबाबाद रोड स्थित सेंट्रल वेयर हाउस में जिले की 8 विधानसभा की ईवीएम रखी गई हैं, जबकि पोस्टल बैलेट को कोषागार में रखा गया है। 4 जून को जनपद बिजनौर में 3 लोकसभा क्षेत्रों के अंदर जो 8 विधानसभा क्षेत्र हैं, उनकी काउंटिंग यहाँ पे संपादित कराई जाएगी। हर काउंटिंग के लिए जो भी व्यवस्था होनी है वो पूरी कर ली गई है। हर काउंटिंग रूम में 14 टेबल लगाई जाएंगी, जिसपे की कंट्रोल यूनिट के माध्यम से गणना की जाएगी। इसके अलावा हमारी आरओ टेबल, कंप्यूटेशन टेबल भी रहेगी। पोस्टल बैलेट के लिए अलग से हॉल बनाया गया है, उसके लिए अलग टेबलें लगाई जाएंगी, जिसपे पोस्टल बैलेट की गणना की जाएगी। कुल मिला के लगभग हमारे 1,500 कर्मचारी इस गणना की प्रक्रिया में शामिल होंगे और हम लोगों का पूरा प्रयास होगा कि आयोग द्वारा जो निर्धारित समय है उसमें हम सकुशल, शांतिपूर्ण तरीके से, निष्पक्ष तरीके से गणना का कार्य को संपादित करेंगे। अगली खबर फतेहपुर से है, जहां सिविल जज की अदालत से पंचम सिंह और मुदस्सिर खान के पक्ष में स्टे ऑर्डर मिलने के बाद नाराज ग्रामीणों ने अड़ावल मोरंग खदान जाने के रास्ते में लकड़ी डालकर जाम लगाया। रास्ते को बंद करने के बाद अड़ावल मार्ग पर सैकड़ों ट्रकों की लंबी लाइन लग गई। किसानों का आरोप है कि उनकी जमीन से खंड संचालक प्रशासन के सहयोग से रास्ते निकाला गया है। अगली खबर हाथरस से, जहां दोनों गांव में एक साथ 10 आने से कोहराम मच गया। आपको बता दें, देर रात एक साथ पहुंचे बस दुर्घटना में मृत हुए दोनों गांव में 10 लोगों के शव पुलिस प्रशासनिक अधिकारियों के द्वारा एम्बुलेंस की सहायता से गांव में पहुंचाए गए थे। ये शव गांव में पहुंचते ही कोहराम मच गया। सैकड़ों लोगों की भीड़ इस दौरान जमा हो गई। महिलाओं, बच्चों और पुरुषों के करुण क्रंदन से गांव दहल उठा। शवों को एक साथ देखकर हर आंख नम हो गई। गमगीन माहौल में अंतिम संस्कार संपन्न हुआ। आपको बता दें कि 3 दिन पूर्व 30 मई को जम्मू जिले के अखनूर चुंगी मोड़ के पास तीर्थयात्रियों को ले जा रही हाथरस की प्राइवेट बस 150 फीट गहरी खाई में जा गिरी थी। हादसे में 22 लोगों की दुखद मौत हुई थी, जिनमें 12 लोग अलीगढ़ जिले के नया गांव के थे और 10 लोग हाथरस जिले के थे, जो अपने घरों से दर्शन करने वैष्णो देवी मंदिर गए हुए थे। मरने वालों में 2 बच्चे भी शामिल हैं, जिनमें हाथरस जिले के मझोला गांव के 5 लोग और 5 लोग नगला उदय सिंह के थे। देर रात प्रशासन ने शवों को आने से पहले ही अंतिम संस्कार की पूरी व्यवस्था कर दी थी। देर रात शव आने के बाद आज सुबह दोनों शवों में 8 लोगों की चिताएं जलाई गई और 2 बच्चों को दफनाया गया। प्रशासन के साथ साथ ग्रामीणों की काफी भीड़ मौजूद रही।
अगली खबर पीलीभीत से है, जहां पीलीभीत वार्ड नंबर 9 के सभासद ने नगरपालिका पर सड़क निर्माण में धांधली का आरोप लगाया। सभासद का कहना है कि 400 मीटर की लंबी सड़क का निर्माण मानकों के विपरीत किया जा रहा है। वार्ड नंबर 10 के तहत आने वाले शहर का माल गोदाम मार्ग पिछले कई सालों से पूरी तरह से जर्जर हो चुका है। इस सड़क के निर्माण के लिए फरवरी महीने के अंतिम सप्ताह में टेंडर प्रक्रिया पूरी की गई थी। टेंडर प्रक्रिया पूरी होने के 2 महीने बीत जाने के बाद नगर पालिका के जिम्मेदारों को इस सड़क के निर्माण की याद आई है। 400 मीटर सड़क की लागत से बनाई जा रही, आपको बता दें 400 मीटर की लंबी सड़क के निर्माण का काम शुरू किया गया। इसी वार्ड में मेरे ये हॉट मैक्स रोड बनाई जा रही नगर पालिका द्वारा, जिसमें कि मानकों की अनदेखी की जा रही है। हम जेई से इसका एस्टीमेट मांगते हैं, हमें एस्टीमेट नहीं दिया जाता है। और अभी आपने देखा कि ये हमने हाथ से उखेड़ी तो हाथ से रोड उखड़ रही है और मुश्किल से आधा इंची माल है इस पर पड़ा हुआ। हम अब ये चाहते हैं कि इस विभागीय कार्रवाई करके ठेकेदार को ब्लैक लिस्टेड किया जाए और इसकी उचित कार्रवाई करके इसके रोड को मानकों द्वारा बनवाया जाए। और इस बीच सीधा आपको दिल्ली लिए चलते हैं, जहां दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल राजघाट स्थित हनुमान मंदिर पहुंचे हैं और बजरंगबली की प्रतिमा के सामने उन्होंने पूजा अर्चना शुरू की है और आशीर्वाद लेते साफ तौर से नजर आ रहे हैं। आपको बता दें आज केजरीवाल तिहाड़ जेल में सरेंडर करेंगे और सरेंडर करने से पहले वो राजघाट पहुंचे और राजघाट से सीधा वो राजघाट स्थित हनुमान मंदिर पर पहुंचे हैं। आपको बता दें 21 दिन की जमानत के बाद आज केजरीवाल सरेंडर करने वाले हैं। 21 दिन की उनको जमानत मिली थी। तो आपको बता दें कि हनुमान मंदिर में पूजा अर्चना करते दिख रहे हैं केजरीवाल। आपको बता दें आज केजरीवाल को सरेंडर करना है तिहाड़ जेल में, कुछ ही देर में वो सरेंडर करेंगे और उससे पहले वो राजघाट पहुंचे हैं, उसके बाद वो हनुमान मंदिर पहुंचे हैं जहां पर वो पूजा अर्चना कर रहे हैं। इस दौरान आम आदमी पार्टी के तमाम नेता भी उनके साथ मौजूद हैं। पत्नी सुनीता केजरीवाल भी अरविंद केजरीवाल के साथ मौजूद हैं। तो समय समय पर केजरीवाल हनुमान भक्ति प्रदर्शित करते रहे और ऐसे में अब तिहाड़ जेल में सरेंडर करने से पहले हनुमान मंदिर पहुंचे हैं केजरीवाल। पत्नी सुनीता केजरीवाल भी उनके साथ मौजूद हैं। तमाम आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता मौजूद हैं। आपको बता दें अरविंद केजरीवाल ने अपनी जमानत को बढ़ाने के लिए सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल की थी। हालांकि उनकी याचिका पर तत्काल सुनवाई नहीं हो पाई और उनकी जो जमानत की समय अवधि है वो बढ़ नहीं पाई और आज उनकी जो जमानत की समय सीमा है वो पूरी हो चुकी है। अरविंद केजरीवाल आज तिहाड़ जेल में सरेंडर करेंगे और उससे पहले वो राजघाट पहुंचे हैं और वहां से सीधा वो हनुमान मंदिर पहुंचे हैं जहां वो दर्शन कर रहे हैं। पत्नी सुनीता केजरीवाल भी उनके साथ मौजूद हैं। आम आदमी पार्टी के तमाम नेता भी इस दौरान केजरीवाल के साथ मौजूद हैं। कुछ ही पल में अरविंद केजरीवाल तिहाड़ जेल पहुंचेंगे और खुद का आपको बता दें सरेंडर करेंगे। तो ये सीधी तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं हनुमान मंदिर से, जहां आम आदमी पार्टी के तमाम नेताओं के साथ अरविंद केजरीवाल पहुंचे हैं। आपको बता दें सौरभ भारद्वाज, आतिशी मार्लेना सहित तमाम आम आदमी पार्टी के नेता साथ में मौजूद हैं। सरेंडर करने से पहले राजघाट पहुंचे हैं केजरीवाल और वहां से सीधा हनुमान मंदिर पहुंचे हैं। उन्होंने पूजा अर्चना की है और वहां से अब बाहर निकलते ही सीधी तस्वीरें अपने दर्शकों को दिखा रहे हैं। चुनाव प्रचार के लिए 21 दिन की जमानत तो सुप्रीम कोर्ट के द्वारा अरविंद केजरीवाल को मिली थी और आज उसकी समय सीमा पूरी हो चुकी है। आज अरविंद केजरीवाल को सरेंडर करना है और सरेंडर करने से पहले अरविंद केजरीवाल राजघाट पहुंचे हैं। महात्मा गांधी को उन्होंने बापू को श्रद्धांजलि देने के बाद अब वो हनुमान मंदिर पहुंचे हैं और हनुमान मंदिर में पूजा अर्चना करने के बाद अब वो वापसी कर रहे हैं। आपको बता दें अरविंद केजरीवाल के साथ उनकी पत्नी सुनीता केजरीवाल और तमाम आम आदमी पार्टी के नेता भी मौजूद हैं। सीधी तस्वीरें अपने दर्शकों को दिखा रहे हैं। तो राजघाट में बापू को श्रद्धांजलि अर्पित करने के बाद हनुमान मंदिर पहुंचे हैं केजरीवाल। और ये सीधी तस्वीर अपने दर्शकों को दिखा रहे हैं। कुछ ही देर में अरविंद केजरीवाल सरेंडर करने वाले हैं और सरेंडर करने से पहले वो राजघाट बापू की समाधि स्थल पर पहुंचे हैं। उन्होंने वहां पुष्पांजलि अर्पित की बापू को और उसके बाद वहां से वो हनुमान मंदिर के लिए
हनुमान मंदिर पहुंचे हैं और हनुमान मंदिर में उन्होंने पूजा अर्चना की है। मंदिर परिसर में भी अभी वो मौजूद हैं और तमाम आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता और पत्नी सुनीता केजरीवाल भी उनके साथ मौजूद हैं। कुछ ही पल में अरविंद केजरीवाल समर्पण करेंगे। राज्यसभा सांसद संजय सिंह, सौरभ भारद्वाज, आतिशी मारलेना, तमाम आम आदमी पार्टी के वरिष्ठ नेता इस दौरान केजरीवाल के साथ मौजूद हैं। तो दिल्ली के सीएम केजरीवाल कुछ ही देर में तिहाड़ जेल में जाकर समर्पण करेंगे और उससे पहले वो राजघाट पहुंचे हैं। बापू की समाधि स्थल पर उन्होंने पुष्पांजलि अर्पित की है और उसके बाद सीधा मंदिर पहुंचे। हनुमान मंदिर पहुंचकर उन्होंने पूजा अर्चना की और अभी भी वो मंदिर परिसर में मौजूद हैं। अलग अलग प्रतिमाओं की उन्होंने पूजा अर्चना की है। तो ये सीधी तस्वीरें अपने दर्शकों को दिखा रहे हैं। मंदिर से बाहर निकलते हुए अरविंद केजरीवाल की ये सीधी तस्वीरें। अब यहाँ से संभवतः वो सीधा तिहाड़ जेल के लिए रवाना होंगे और आत्मसमर्पण करेंगे। तो अरविंद केजरीवाल 21 दिन के जमानत पर बाहर थे। सुप्रीम कोर्ट ने उनको चुनाव प्रचार के लिए जमानत दी थी। 21 दिन की यह समय अवधि अब पूरी हुई है। अब बात करते हैं केडीएस से मेल भूमाफियाओं का खेल। कानपुर विकास प्राधिकरण के जिम्मेदार अधिकारी जिस पर मेहरबान हो जाएं, उस पर भूमाफिया को धनवान बना सकते हैं। उस भूमाफिया को वो धनवान बना सकते हैं, फिर चाहे सरकार को करोड़ों रुपए का नुकसान ही क्यों ना हो। अब केडीए के अधिकारियों और कर्मचारियों की मेहरबानी वक्फ बोर्ड की जमीन पर देखने को मिली है। बहुमंजिला इमारत बनवाने वाले मोहम्मद सफीक पर केडीए की मेहरबानी बरस रही है। भूमाफिया वीआईपी रोड पर बने पावर हाउस के सामने वक्फ की लगभग 550 वर्ग गज जमीन पर नियमों को ताक पर रखकर 5 बहुमंजिला इमारत को लगभग 80% तक निर्माण करा चुके हैं। ये रिपोर्ट देखिए। केडीए से नहीं डरता भूमाफिया, अधिकारियों की शह के कारण मोहम्मद शफीक के अटल इरादे। 2 बार सील हुई इमारत पर धड़ल्ले से हो रहा निर्माण। वक्फ बोर्ड और केडीए के अधिकारी सरकार को लगा रहे राजस्व का चूना। वक्फ की जमीन पर मानक के विपरीत तन गई बहुमंजिला इमारत। वीआईपी रोड पर लगभग 550 वर्ग गज से अधिक वक्फ की जमीन पर कब्जा। वक्फ की संपत्तियों की डिजिटल मैपिंग करने की जिम्मेदारी आईआईटी कानपुर को दी गई थी। सभी संपत्तियों को खोजने के लिए संस्थान उत्तर प्रदेश सुन्नी सेंट्रल वक्फ बोर्ड के लिए काम कर रहा है। इस मैपिंग का उद्देश्य वक्फ की संपत्तियों पर कितने कब्जे हुए हैं। इसके बाद भी शिया और सुन्नी वक्फ बोर्ड की संपत्ति को लेकर लखनऊ सहित पूरे उत्तर प्रदेश में जमकर खेल हुआ है, जिसमें पहले तो कब्जे किए गए और उसके बाद उन जमीनों पर अवैध निर्माण भी हुए। आप जिस वक्फ के बारे में चर्चा कर रही हैं वो वक्फ संख्या आई 1453 है, जो वीआईपी रोड पे स्थित है। इस पे 10 फरवरी 2023 को सिया सेंट्रल वक्फ बोर्ड द्वारा अनुमति प्रदान की गई थी प्रशासक को कि आप इस पे 15 फ्लैट्स फर्स्ट फ्लोर, सेकंड फ्लोर और थर्ड फ्लोर मिला के बना सकते हैं। उसके साथ साथ आपको पार्किंग का भी निर्माण करना होगा। इसके अतिरिक्त अगर आप कोई निर्माण करते हैं तो पृथक से आपको बोर्ड से अनुमति प्राप्त करनी होगी। संज्ञान में आया है कि उनके द्वारा मानकों के हिसाब से निर्माण नहीं किया जा रहा था, जिसके क्रम में कानपुर विकास प्राधिकरण ने उक्त भवन को सील कर दिया है। और जो संज्ञान में आया है कि इनके द्वारा जो बोर्ड द्वारा शर्तें निर्धारित की गई थी उसका भी उल्लंघन किया जा रहा है, उसका हम शीघ्र ही जांच करा के और जैसी भी स्थिति पाई जाती है उस वक्त संपत्ति पे और इनके प्रशासक के विरुद्ध कार्रवाई हेतु वक्फ बोर्ड को संस्तुति की जाएगी। नहीं, वक्फ की प्रॉपर्टी को बिल्कुल खरीद नहीं सकता, ना कोई खरीद सकता ना बेचा जा सकता है। इसका उपयोग एक जन सामान्य के हित में किया जा सकता है। नहीं, अगर बेचने का कोई संज्ञान आएगा तो उस पर नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी। फिलहाल अभी इस वक्फ संपत्ति में बेचने का कोई प्रकरण हमारे संज्ञान में नहीं आया है।
बहरहाल वक्फ संपत्ति के नाम पर पदाधिकारियों ने समय समय पर वारे न्यारे किए हैं। वहीं योगी सरकार ने कुछ समय पहले वक्फ बोर्ड की कब्जा की गई संपत्तियों पर कड़ा रुख अख्तियार करने का फैसला लिया था। बहरहाल के न्यूज आपको वक्फ बोर्ड की जमीन का चौंकाने वाला मामला दिखाने जा रहा है। वैसे तो वक्फ की जमीन अल्लाह के नाम पर होती है और जमीन को गरीबों के रहने और उनके गुजारा करने की प्रथा है। केडीए पूर्व में भी कार्रवाइयां करती आ रही है। अगर ऐसा लगता है कि किसी के द्वारा अवैध निर्माण किया जा रहा है और स्टील बिल्डिंग के बाद भी यदि निर्माण किया जाता है तो उसके आगे की जो भी कार्रवाइयां हैं और जो हमारा एक्ट कहता है उसके अनुसार कार्रवाइयां की जाएंगी। और यदि लगता है इसमें किसी कर्मचारी या अधिकारी के द्वारा भी गलती की जा रही है तो उसके ऊपर भी कार्रवाइयां प्राधिकरण करेगा। अब चूंकि पूरी पत्रावली देखने के बाद ही स्पष्ट हो पाएगा कि इसमें क्या क्या कार्रवाइयां हुई हैं। जो भी कार्रवाइयां एक्ट कहता है उसमें प्रभावी कार्रवाइयां की जाएंगी। इसमें प्राधिकरण द्वारा जो भी अग्रिम जो भी चीजें हैं पॉसिबल हैं और जो चीजें किया जाना चाहिए उसको कराई जाए। नहीं, जैसा कि आपने बताया कि अभी सील हुई है बिल्डिंग, पहले भी हो सकता है सील कराई गई है, क्योंकि पूरी प्रकरण को फाइल देखना पड़ेगा और संज्ञान में आने पर ही सीलिंग की कार्रवाई इसमें की गई होगी। लेकिन उसके बावजूद अगर वहां पर कोई ऐसी चीजें की जाती है जो सीलिंग के विरुद्ध है तो तत्पश्चात उस जो कार्रवाइयां होनी चाहिए वो कार्रवाइयां कराई जाएं। आपको बता दें कि इस जमीन को ना तो खरीदा जा सकता है और ना ही बेचा जा सकता है, मगर केडीए के अधिकारी और कर्मचारी भू माफिया पर इस तरह मेहरबान हुए कि बिना नक्शे के इमारत बनकर तैयार हो गई। के न्यूज पर इस खबर की ब्रेकिंग चली तो आनन फानन में केडीए ने बिल्डिंग को सील कर दिया, मगर हद तो तब हुई जब सीलिंग के बावजूद भी बिल्डिंग लगभग 80% तक बनकर तैयार हो गई। दोबारा इस जमीन पर इलाकाई लोगों ने शिकायत की और फिर खानापूर्ति करते हुए केडीए ने इसे दोबारा सील कर एफआईआर दर्ज करवाने की बात कही। मगर जब केडीए मेहरबान है तो किसकी हिम्मत जो कुछ कर सके। वहीं जब के न्यूज टीम मौके पर पहुंची तो भी लोग सील पट्टी को हटाकर आते जाते दिखे। अब ऐसे में सवाल ये उठता है कि क्या सरकार को होने वाले करोड़ों के नुकसान से बचाया जाएगा या फिर भूमाफिया पर मेहरबानी जमीन को मनमाफिक तरीके से बेचा जाएगा। वक्फ बोर्ड और कानपुर विकास प्राधिकरण के अधिकारियों की मिली भगत से कानपुर शहर में सरकार को लाखों रुपए का चूना लगाया जा रहा है। आपको बता दें कि साल भर पहले मेरे पीछे जो बिल्डिंग बनी हुई है, इस बिल्डिंग को वक्फ बोर्ड द्वारा पास किया गया और नक्शे के अनुसार बनाने के लिए कानपुर विकास प्राधिकरण को जिम्मेदारी सौंपी गई। लेकिन भू माफिया के हौसले इतने बुलंद हैं कि इस बिल्डिंग को बिना नक्शे के ही बनाया जा रहा है। केडीए की संज्ञान में मामला आया तो इस पर सीलिंग कार्रवाई करी गई। सीलिंग कार्रवाई के बाद भी इस बिल्डिंग पर लगातार निर्माण कार्य किया जा रहा है और लोग जो है अभी भी इस बिल्डिंग में रह रहे हैं। भू माफिया के हौसले इस तरीके से बुलंद हैं कि केडीए के आला अधिकारी इस पूरी मिली भगत में ये जो इमारत है बहुमंजिला, इसको तैयार करने में जुट गए हैं। अब कहीं ना कहीं से प्रेशर डाला जा रहा है कि इस बिल्डिंग को पूरी तरीके से बनकर तैयार कर दिया जाए। 80% ये बिल्डिंग जो है बनकर तैयार हो चुकी है और सीलिंग के बावजूद भी इसमें जो निर्माण की कार्रवाई है वो की जा रही है। लेकिन अब सवाल यह उठता है कि वक्फ बोर्ड और केडीए द्वारा क्या इस बिल्डिंग को गिराया जाएगा या फिर भू माफिया को संरक्षण देकर इस बिल्डिंग में बन रहे अपार्टमेंट में को बेचने में वो सफल हो पाएगा। कानपुर से के न्यूज के लिए सारिका गुप्ता की रिपोर्ट। इस बीच आप राज्यसभा सांसद संजय सिंह क्या कुछ कहना सुनाते हैं आपको। एक कठिन परीक्षा और एक कठिन चुनौती से पार्टी इस वक्त गुजर रही है और जिस लड़ाई को अरविंद केजरीवाल जी के नेतृत्व में हम लोगों ने शुरू किया था, 4 जून को जो नतीजे आएंगे, जो इस देश की जनता ने अपना फैसला दिया है, उससे तानाशाही का विनाश होगा, तानाशाही का अंत होगा। आज हमारे मुखिया, परिवार के मुखिया अरविंद केजरीवाल जी को
फिर से जेल में जाना है। जेल जाने से पहले अभी उन्होंने राजघाट पर राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की समाधि पर उनसे आशीर्वाद लिया। बजरंग बली का दर्शन करने के लिए मंदिर में गए, वहां भगवान का आशीर्वाद लिया। आम आदमी पार्टी का एक एक कार्यकर्ता, पूरा देश इस बात को जानता है कि अरविंद केजरीवाल को जो सजा दी जा रही है वो सजा सिर्फ इस बात के लिए दी जा रही है कि देश के पहले मुख्यमंत्री हैं आजादी के बाद जिन्होंने जनता के लिए काम किया, दिल्ली वालों के लिए काम किया। किसी ने सपने में नहीं सोचा था बिजली फ्री हो सकती है, वो सपना सच करके दिखाया केजरीवाल ने। किसी ने सपने में नहीं सोचा था प्राइवेट स्कूल से बेहतर सरकारी स्कूल बन सकते हैं, वो सपना सच करके दिखाया केजरीवाल ने। मोहल्ला क्लिनिक बनाया, दवाएं मुफ्त की, बुजुर्गों की तीर्थ यात्रा कराई, माताओं बहनों के लिए बस की यात्रा फ्री की। एक ऐसा आदमी हिंदुस्तान की राजनीति में उभरा जिसने 10 साल के अंदर आम आदमी पार्टी को राष्ट्रीय पार्टी बनाने का गौरव हासिल किया। और इसलिए देश की तानाशाह सरकार, देश के तानाशाह नरेंद्र मोदी जी, उनको सिर्फ एक ही व्यक्ति से खौफ है, एक ही व्यक्ति से डर है, एक ही पार्टी से डर है कि किसी भी तरीके से आम आदमी पार्टी और अरविंद केजरीवाल की राजनीति को खत्म करो। लेकिन मैं नरेंद्र मोदी जी को कहना चाहता हूं, देश के प्रधानमंत्री को कहना चाहता हूं, एक नहीं 1000 कोशिश कर लोगे, आम आदमी पार्टी दिन दूनी रात चौगनी आगे बढ़ती रहेगी। तुम्हारे इन तानाशाही की कार्रवाइयों से रुकने वाली नहीं है। अरविंद केजरीवाल वो शख्स हैं जिन्होंने आईआईटी से पढ़ाई की, देश के सबसे बड़े संस्थान से इंजीनियरिंग की पढ़ाई की, जमशेदपुर में नौकरी करते थे। उसके बाद मदर टेरेसा के संस्थान में जाके काम किया, इनकम टैक्स कमिश्नर बने। इनकम टैक्स कमिश्नर की नौकरी को लात मार के दिल्ली की झुग्गी बस्तियों में काम करने वाले शख्स हैं अरविंद केजरीवाल। तो आप नेता संजय सिंह को आप सुन रहे थे। केजरीवाल के सरेंडर से पहले संजय सिंह के ये बयान सामने आए हैं। आपको बता दें कि कुछ ही पल में केजरीवाल तिहाड़ जेल में सरेंडर करेंगे। आप रुक करते हैं अगली खबर का। राम जन्मभूमि मंदिर ट्रस्ट और अयोध्या जिला प्रशासन चिलचिलाती गर्मी में राम मंदिर में पूजा करने वालों की सुविधा के लिए तमाम कोशिशें कर रहा है। ये रिपोर्ट देखिए। राम जन्मभूमि मंदिर ट्रस्ट और अयोध्या जिला प्रशासन चिलचिलाती गर्मी में राम मंदिर में पूजा करने वालों की सुविधा के लिए तमाम कोशिशें कर रहा है। श्रद्धालुओं के आने के लिए लिक्विड, एयर कूलर और छायादार जगहों में बैठने के बंदोबस्त किए गए हैं। अपनी चरम सीमा पर गर्मी है, टेम्परेचर 50 का पारा छू रही है। ऐसे में ट्रस्ट ने जो यात्री दर्शनार्थी आ रहे हैं, यात्री सहायता केंद्र का निर्माण किया है, जिसमें 500 कुर्सियां लगी हुई हैं, बड़े बड़े कूलर रखे हैं, गर्मी से बचाव का व्यवस्था कर रखी है, ठंडी पानी की मशीनें लगी हुई हैं, प्रसाधन सुविधा उपलब्ध है और साथ में हम ORS का घोल यात्रियों को दे रहे हैं, जिससे कि उनकी तबीयत गड़बड़ ना होने पाए, उनके पेट में कोई खराबी ना आने पाए, गर्मी न लगने पाए। अस्पतालों में गर्मी से होने वाली बीमारियों के इलाज के लिए खास इंतजाम किए गए हैं। यहाँ पे इस कड़ी धूप में जितने भी दर्शनार्थी आ रहे हैं उनके लिए पूरी संभावित जितनी भी सुविधाएं हो सकती हैं इस हॉस्पिटल के द्वारा प्रोवाइड कराई गई हैं और ट्रस्ट की तरफ से और हमारे हॉस्पिटल के सहयोग से भरपूर सहयोग दिया जा रहा है यात्रियों को चिकित्सा व्यवस्था में। इनके लिए पानी की व्यवस्था, इलेक्ट्रॉल की व्यवस्था और इसके साथ साथ जितने भी पेशेंट अगर
उनको फीवर है, जनरल पेशेंट जितने भी हैं उसके लिए ट्रीटमेंट प्लस इमरजेंसी ट्रीटमेंट के लिए भी यहाँ व्यवस्था की गई है। राम मंदिर में पूजा के लिए आए श्रद्धालुओं का कहना है कि वह गर्म मौसम से निपटने की सुविधा से संतुष्ट हैं। गर्मी में ठंडा पानी है, कुछ ORS का पानी है, उधर शिविर लगा हुआ है, बहुत सारे लोगों की वो तपासनी करते हैं, बहुत सारी अच्छी सुविधाएं हैं। पुलिस इस मौसम में लोगों को हाइड्रेट रहने की जरूरत के बारे में जागरूकता फैला रही है। अयोध्या में रोजाना लाखों श्रद्धालु राम मंदिर में पूजा करने के लिए आते हैं। नए मंदिर का उद्घाटन इस जनवरी में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किया था। तो देश की बात में फिलहाल अभी के लिए मेरे साथ इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत और आप देखते रहिए कि न्यूज़ इंडिया।